नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। पहले हरियाणा और अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। राज्य चुनाव आयुक्त के निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब सियासी दलों में बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी जहां ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए मतदाताओं के बीच धमक जमा रही है, तो वहीं क्या कांग्रेस भी निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों पर काम कर रही है? इस बार के निकाय चुनाव कितने खास हैं और किस सियासी दल की क्या है रणनीति? साथ ही शहर की सरकार पर संग्राम के बीच किसका दांव कितना भारी, यह सवाल है। निकाय चुनाव को लेकर किस सियासी दल की कितनी तैयारी है? हरियाणा में एक लंबे समय से निकाय चुनाव की मांग भी उठ रही थी। दरअसल पहले हरियाणा के विधानसभा चुनाव थे और उसके बाद सरकार के द्वारा यह कहा गया कि पहले दिल्ली के विधानसभा चुनाव से निपट लिया जाए और उसके बाद फिर निकाय चुनाव हरियाणा में प्रदेश में कराए जाएंगे। अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने भी तारीखों का ऐलान कर दिया है। किस सियासी दल की कितनी तैयारी है और सियासी दल किस तरह से देखते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार विनीत सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। दिल्ली चुनाव खत्म होते ही बीजेपी नेताओं का पूरा ध्यान अब हरियाणा के निकाय चुनाव पर लग गया है। पार्टी चलाना और चुनाव जीतने के लिए संगठन, रणनीति और सियासी एकजुट आक्रमण बीजेपी से सीखा जा सकता है। संकेत और गतिविधियां अब बता रही हैं कि बीजेपी प्रदेश के 34 छोटे बड़े शहरों में निकाय चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी, क्योंकि नाराज चल रहे सीनियर कैबिनेट मंत्री अनिल विज अब पूरी तरह संतुष्ट और खुश हैं और बयान दे रहे हैं कि विपक्ष का अब यहां कोई वजूद नहीं है, चारों तरफ बीजेपी ही बीजेपी है। अनिल विज ने तो जीत की दहाड़ पहले ही भर दी है। 8 तारीख भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ तारीख है। हरियाणा में भी 8 तारीख को कमल खिला था, दिल्ली में भी 8 तारीख को कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ दिल्ली में जीतेगी। और मेरा 40 साल का राजनीतिक जीवन बताता है कि चुनाव में जो रोता है वो खोता है। और हां, हरफन मौला अनिल विज ने मान जाने के बाद अपना मन हल्का करने के लिए ये फिल्मी गीत भी गुनगुनाया जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। कसम तोड़ दे वो हालत पे अपनी मुझे छोड़ दे वो ऐसे जहां से क्यों हम दिल लगाए, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर एक खास बात यह भी कि जब दिल्ली में बुधवार को मतदान हो रहा था, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल अपने करनाल और पानीपत लोकसभा क्षेत्र में मीटिंगें ले रहे थे। पहले डिप्टी कमिश्नर समेत वरिष्ठ अफसरों के साथ मनोहर लाल ने लोकसभा क्षेत्र में विकास योजनाओं की समीक्षा की। फुर्ती देखिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ई दिशा की मीटिंग्स होती हैं, मेंबर पार्लियामेंट कोई उसको चेयर करना होता है। तो आज मेरी पहली मीटिंग पानीपत जिले की थी, इससे पहले करनाल जिले के भी करके आया हूँ। यहाँ जितनी केंद्र की स्कीम्स हैं, उन स्कीमों में जो जो अपेक्षा होती है हर जिले में, उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ कितना नहीं हुआ उसकी समीक्षा होती है। जाहिर है पानीपत में जब मीडिया ने अनिल विज की नाराजगी और मान जाने की मुतल्लक मनोहर लाल से सवाल किया तो मनोहर लाल ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया। बोले वो नाराज नहीं होते हैं, बस मन की बात कह देते हैं और फिर भूल जाते हैं। नहीं, वो नाराज नहीं हैं। देखिए, वो नाराज नहीं होते हैं, थोड़ा स्वभाव में कभी कभी ऐसा विषय बता जाते हैं, जो मन के अंदर होता है वो बाहर निकल आता है। और जो व्यक्ति थोड़ा अपनी चीज़ को थोड़ा कंट्रोल रख लेता है
वो भले कोई बात मन में हो तभी बाहर नहीं आती है तो उसके कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वो हमारे ऐसे सज्जन हैं जो बात कह देते हैं, वो कह करके भूल जाते हैं और कोई नाराजगी का विषय कभी होता नहीं। गौरतलब है कि पानीपत में मीडिया से बातचीत में मनोहर लाल ने पुष्टि कर दी कि नए चेहरे भी उम्मीदवार होंगे, यानी बीजेपी निकायों में दागी, निष्क्रिय और विवादों में रहे पार्षदों को अब अपना उम्मीदवार बनाने से गुरेज करेगी। ये प्रयोग हमेशा बीजेपी को रास भी आया है। उधर बृहस्पतिवार को दिल्ली में कांग्रेस भी निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक कर रही है। उसके लिए ये एक और मौका है अपनी गलतियों को दोहराने से बचने और एकजुट होकर लड़ने का, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। 10 महीने में प्रदेश में तीसरी बार चुनाव हो रहे हैं, जिनमें एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होंगे। मई में लोकसभा चुनाव हुए जिसमें 50-50 हो गया। फिर अक्टूबर में विधानसभा चुनाव में मानो कांग्रेस जीती हुई बाजी हार गई। अब फिर मार्च में निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होंगी। बीजेपी जहां धमक दिखा रही है, वहीं कांग्रेस के पास अपनी प्रतिष्ठा बचाने का, एकजुट होकर लड़ने का एक मौका है, वरना डू और डाई वाली स्थिति। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। तो अब निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। राजनीतिक दलों की क्या कुछ तैयारी है? देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कहना चाहूंगा, किस तरीके की स्थिति प्रदेश में बनती हुई नजर आ रही है और अब निकाय चुनाव को लेकर कौन कितना गंभीर है? सभी सियासी दलों की अगर बात करें तो पहले शुरुआत बीजेपी से ही करते हैं। देखिए सौरभ, आज दिल्ली में बैठक होनी थी कांग्रेस की इसी निकाय चुनाव को लेकर, लेकिन आज फिर स्थगित हो गई। अब बताया जा रहा है कि कल होगी जी। दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा के चुनाव, कल मतदान हो रहा था। जब मतदान हो रहा था, मनोहर लाल जी करनाल और पानीपत अपने लोकसभा क्षेत्र में मीटिंग ले रहे थे, वर्करों की बात सुन रहे थे, उनसे मिल रहे थे और सूंघ रहे थे कि कैसा माहौल है जी। दूसरी तरफ वही मनोहर लाल फिर चंडीगढ़ पहुंच गए, वहां नायब सिंह सैनी थे। कल ही जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, चंडीगढ़ में बीजेपी के बड़े नेताओं ने बैठक कर ली और बैठक करके जो निचोड़ निकला तो जिलाध्यक्षों को कहा गया कि 2 दिन के अंदर अंदर आप जो टिकटार्थी है, चुनाव लड़ने के इच्छुक है, उनके बायोडाटा मंगाइए। आज पहला दिन था। पानीपत में जो जिलाध्यक्ष है, मेरी उनसे बात हुई, उनका ये कहना था कि आज पहले दिन 130 बायोडाटा आए हैं। आप देखिए कितना तेजी से बीजेपी काम करती है। विधानसभा चुनाव दिल्ली का हो रहा था, जहां उन्होंने धुआंधार प्रचार किया, और उसी दिन हरियाणा निकाय चुनाव की तैयारी, चंडीगढ़ में मीटिंग हुई, आदेश आए जिलों में कि 2 दिन बायोडाटा लो। आज पानीपत में पहले दिन खाली पानीपत में 130 बायोडाटा आए और कल भी 2 दिन लिए जाएंगे। कल दूसरा दिन है, लास्ट। उसके बाद ये कहा गया कि हर वार्ड के लिए 3-3 दावेदारों का एक पैनल बनाकर भेजा जाए, मतलब स्क्रूटनी की जाए। जिलाध्यक्ष या जो कोर कमेटी है जिले की, वो 3 नाम छांटे, इन 3 सकता है जिसको पार्टी कंसीडर करे, टिकट दे। तो ये हो गया। इसके बाद 8 फरवरी में मनोहर लाल प्रदेश जैसे बड़े नेता फैसला 8 फरवरी को जिलों में मीटिंग बीजेपी की और रणनीति बनाई जाएगी। स्थानीय स्तर पर क्या जरूरतें है, किस तरीके की रणनीति बने, तो इतना तेजी से काम हो रहा है। और दूसरा कांग्रेस का जो हाल है, आज मीटिंग थी, आज फिर पोस्टपोन, कल होगी। तो मतलब तैयारियों के लिहाज से, सियासी आक्रमण की दृष्टि से देखें, तैयारियों को देखें, रणनीति बनाने की देखें, लोगों को काम पर लगाने की देखें, फटाफट मीटिंग करके फैसले पास ऑन करने की बात देखें, तो बीजेपी एक बार फिर लीड लेती हुई नजर आ रही है। ठीक है महेश, किस तरीके की स्थिति नजर आ रही है? कांग्रेस की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की मैराथन तैयारियां हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने को वो लगातार जोर दे रही है, लेकिन कांग्रेस कहां बैठ पाती है? कांग्रेस किस स्थिति में अब देख रहे हैं? देखिए, मैं सातुर से बात कर सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो कर्णधार थे, हिसार जिले का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर जो सबसे खास भूपेंद्र सिंह हुड्डा के माने जाते थे, वो अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रुख वो नहीं करते हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा से भी दूरियां बनाए हुए हैं। जो लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हिसार जिले में ध्वजवाहक थे, वह अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हाल फिलहाल तो नहीं खड़े। तो 2-2 ये कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी गुटों में पहले से बटी हुई थी, अब गुटबंदी एक तरीके से आर पार की स्थिति में नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लोकप्रियता और उनकी स्वीकार्यता की स्थिति कांग्रेस पार्टी में भी चुनौतियों से भरी हुई इस वक्त नजर आ रही है। कुमारी शैलजा विधानसभा चुनाव में दूर थी, अब निकाय चुनावों में कितनी वो भूमिका अदा करेंगी, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन काफी सारी चुनौतियां पहले से भी थी, अब और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, और ज्यादा इसलिए बढ़ रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ
साथी भी अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नहीं है। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि जिन लोगों को आप बुला रहे हैं वो लोग आ नहीं रहे, अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, अपनी मजबूरियों का इजहार कर रहे हैं, दो टूक ये कह रहे हैं कि आपने मार ही दिया, आने के लायक छोड़ा कहां। ये जब जवाब मिलने लगे तो आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों के भरोसे चुनाव को छोड़ना था वो लोग तो मीटिंग में आने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में अब आगे किस तरह की संभावनाएं, किस तरह की उम्मीदें, किस तरह का बोझ आप इन नेताओं पर डाल सकते हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लोग फिलहाल समझने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया जाए तो यहां पर एक खास रणनीति पर बीजेपी इस वक्त आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आगे किन परिस्थितियों में केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में क्या कुछ बदल जाएगा वो अलग बात है, लेकिन आज मौजूदा परिस्थितियों में बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि उनका जो उनकी डीएनए का जो नेता है, उनकी डीएनए का जो कार्यकर्ता है, यानी बीजेपी की विचारधारा का जो नेता या कार्यकर्ता है, सिर्फ उसी के हाथ में टिकट थमाई जाए। बाहर से आने वालों को या विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह का बीजेपी उम्मीदवार का विरोध करने वाले को ना तो टिकट के आसपास पहुंचने दिया जाए, ना उसका पैनल में नाम जाए, ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। एक महत्वपूर्ण उदाहरण मैं यहां पर देना चाहूंगा। सावित्री जिंदल निर्दलीय चुनाव जीतकर हरियाणा विधानसभा तक पहुंची, बाद में नवीन जिंदल के साथ जाकर भारतीय जनता पार्टी को सावित्री जिंदल ने समर्थन भी दे दिया। तीन सबसे बड़े नाम हिसार जिले के अंतर्गत, हिसार नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत, जो कि मेयर पद के दावेदार माने जा रहे थे सावित्री जिंदल की तरफ से, उसमें शकुंतला राजलीवाला सबसे बड़ा नाम, उसके बाद डीएन सैनी और शोभा नेहरू, तीनों की सदस्यता को ही भारतीय जनता पार्टी ने रद्द कर दिया है। यानी उन्हें बीजेपी का एक तरीके से सदस्य मानने से ही इनकार कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ऐसे में अब आगे की कार्रवाई में सवाल पैदा नहीं होता कि उनका पैनल में नाम भेजा जाए, मेयर पद को लेकर उनके नाम पर कोई जिक्र भी किया जाए, क्योंकि उन्हें बीजेपी का सदस्य मानने से ही इनकार कर दिया गया। बैकडोर या एंट्री करवाई गई थी, बैकडोर से कोशिश की गई थी। सावित्री जिंदल की तरफ से भी ये कोशिश थी कि इन्हें बीजेपी में शामिल करवाकर, चूंकि वो खुद समर्थन दे चुके हैं बीजेपी को, लेकिन यहां सावित्री जिंदल को तो स्वीकार कर लिया गया क्योंकि वो विधायक है और नवीन जिंदल की माता भी हैं। लेकिन यहां ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि उनके जो साथी थे, जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर कमल गुप्ता का विरोध कर रहे थे, उन्हें स्वीकार नहीं किया गया है, उन्हें बीजेपी की सदस्यता नहीं दी गई है, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। दो टूक ये कहा जा सकता है कि बीजेपी अब अपने लोगों को टिकट देना चाहती है और उन्हें जिताकर विधानसभा तक उन्हें जिताकर मेयर की कुर्सी तक और पार्षद की कुर्सी तक पहुंचाना चाहती है, ताकि बीजेपी की विचारधारा के लोग ही आगे बढ़े। जो नए बीजेपी में शामिल होकर इस एंट्री का फायदा उठाने की जो कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए गेट बंद करने की जो कवायद है बीजेपी कर रही है। वीरेन जी, अगर तैयारियों के हिसाब से देखें, सियासी दलों की क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं सर? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि निकाय चुनाव को लेकर क्या सियासी दल गंभीर हैं? कांग्रेस बीजेपी तो नजर आ ही रही है, मैराथन तैयारी कर रही है, अन्य सियासी दलों की भी स्थिति पर अगर विचार करें तो वो क्या नजर आ रहा है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है उसके मुकाबले किसी दल की वैसी तैयारी नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है जी। और देखिए, एक मतदाताओं के सामने भी दुविधा की स्थिति है। मतदाताओं के सामने दुविधा ये है कि मान लीजिए अगर वो विपक्ष का मेयर चुनते हैं या पार्षद चुनते हैं तो वो विकास कराने में सक्षम नहीं हो सकता, क्योंकि जिसकी सरकार है विकास तो उसी के माध्यम से होंगे। अब देखिए, पिछली बार जो है 2 मेयर विपक्ष के आए थे, निखिल मैदान सोनीपत से कांग्रेस के थे और शक्ति रानी शर्मा अंबाला से थी, वो अंततः जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो मतलब इस तरह ये देखा जाए कि जो अगर विपक्ष का मेयर या पार्षद निर्वाचित हो भी जाता है तो विकास को वो गति नहीं दे पाता, क्योंकि उसकी विवशता हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने जब पिछली बार चुनाव हुए थे तो हर जिले का अलग अलग संकल्प पत्र निकाय चुनाव में जारी किया था जी। अगर हम उस पर देखें कि उस पर कितना काम हुआ तो ये निराशाजनक स्थिति है। सुशासन की बात की जाती है, लेकिन नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में इतना भ्रष्टाचार है, पहले कभी हुआ ही नहीं। चाहे प्रॉपर्टी आईडी से भी लोग दुखी हैं। और मतलब कुल मिला के देखा जाए तो निकाय चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की भी अग्नि परीक्षा तो है, लेकिन लोगों के सामने विकल्प नहीं है। भाई, कांग्रेस को अगर चुनते हैं तो कांग्रेस को वो विकास को गति दे नहीं पाएंगे, क्योंकि जो सत्तारूढ़ दल होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि इसका श्रेय दूसरे को मिले जी। तो ये लोगों को सत्तारूढ़ दल के साथ जाना मजबूरी भी है, लेकिन पिछले कार्यकाल देखें, पिछले का अनुभव देखें तो उसमें देखा जाए तो ऐसे सुशासन की दावे तो किए जाते हैं। और जितने भी हम अगर पिछले
जो इनके संकल्प पत्र देखें तो उससे ये आभास होता है कि उनकी दिशा में, प्रगति की दिशा में जो विकास कार्य होना चाहिए थे वो उतने नहीं हो पाए। हालांकि जो है साग सब्जी तो बहुत दिखाए जाते हैं, बड़े वायदे किए जाते हैं, लेकिन उनको पूरा किया नहीं जाता है, वो तो सिर्फ वायदों के लिए ही होते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी खुद ही इसका विश्लेषण कर ले तो ये आभास हो जाएगा कि हम कहां खड़े हैं। लेकिन लोगों की मजबूरी ये है कि उनके सामने विकल्प इस समय है नहीं। ठीक है देवेंद्र, आज चेहरों की बात की जाए तो किस पर कौन सा दांव खेला जा सकता है? जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया, उन चेहरों को, उन नामों को दूर रखा जाएगा जिस नाम ने या जिस कैंडिडेट ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। बीजेपी की बात करें तो क्या नए चेहरे भी इंट्रोड्यूस कराए जा सकते हैं इस निकाय चुनाव के दरमियान? देखिए सौरभ, हमें लोकसभा चुनाव याद है जब हम ये चर्चा करते थे कि जिन उम्मीदवारों को बीजेपी ने टिकट दिया था, उम्मीदवार बनाया था, वो कांग्रेस से लिए उधार लिए गए थे। ऐसी बहुत चर्चा थी लोकसभा चुनाव में, और मई में हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। तो हम कहते थे कि भले ही वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में है, लेकिन उधार के हम करते थे चर्चा। लेकिन इस बार स्थितियां पूरी तरह से बीजेपी के अनुकूल है, और दिल्ली में भी जिस तरह की संभावनाएं नजर आ रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं के हौसले बुलंद है और क्लीन स्वीप की कोशिश रहेगी। दूसरी बात, बीजेपी का मेयर पद या पार्षद के लिए लंबी लाइन लगी हुई है, पानीपत है और जिले हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए कहीं मजबूत चेहरों की भी कमी नजर आ रही है, क्योंकि थके लग रहे हैं कांग्रेस वाले, थके लग रहे हैं, क्योंकि पार्टी उतनी आक्रामक नजर नहीं आ रही। इन चुनाव को लेकर तैयारियां नहीं है, अभी उस हार से नहीं उभरे हैं, तो मतलब थके हुए चेहरे कांग्रेस के सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी वालों में मजबूती है, उत्साह है, और टिकट लपकने के लिए लाइनें लगी हुई हैं। टिकट, उनको लगता है कि कांग्रेस की सिर्फ टिकट रहेगी, लेकिन बीजेपी को प्रीमियम माना जाएगा, प्रीमियम, और जिस तरीके से ज्यादा संभावना है, इसलिए जोर आजमाइश है। और महेश, अब अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस में उत्साह क्यों नहीं है, क्या वजह है संक्षेप में? देखिए, उत्साह तो जब आएगा जब नेताओं की एकजुटता देखने को मिले। नेताओं ने तो एक दूसरे को हराने का काम किया। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने मैनेजमेंट की वजह से आप बढ़त हासिल की हुई थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने उसे जिताने का काम किया है। कांग्रेस हारी नहीं है, खुद कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को निपटाने का काम किया है। नेता एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे थे, और अभी वही स्थिति इस वक्त भी बनी हुई है। अभी भी स्थिति विस्फोटक है, अभी भी एकजुटता नहीं हो पाई, और जो घाव पहले से जिनमें से खून रिस रहा था, वो घाव अब भी हरे हैं और उनमें से खून बह रहा है। तो ऐसे में अभी स्थिति यह है कि एकजुटता नहीं हो पाएगी, क्योंकि पहले के जो जख्म है वो अभी तक भरे नहीं है, और संकट जो है और ज्यादा गहराता नजर आ रहा है। वीरेंद्र जी, शॉर्ट में कमेंट चाहूंगा। निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, प्रमुख मुद्दे कौन से हो सकते हैं, और जो फाइट है वो टफ होगी? शॉर्ट में सर। नहीं, देखिए, मुकाबला खड़ा होने की संभावना नहीं है। देखिए, व्यक्तिगत चेहरे पर जो चुनाव लड़ा जाता है, जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, वो स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं। अब ये मुद्दों को हल कौन कर सकता है? चाहे प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे स्वच्छ पानी की आपूर्ति हो, और जैसे सीवरेज का हो, या जिसकी सरकार होती है वही हल कर सकता है। तो ये तो मुकाबला एक तरफा ही रहने वाला है, इसमें कोई कड़े मुकाबले की संभावना दिखाई देती नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। निकाय चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है, और अब किस दल की कितनी तैयारी है, यह सवाल गहराता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस में असंतोष की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं बीजेपी मैराथन तैयारियों के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने को लेकर प्रतिबद्ध है। अब देखना होगा कि निकाय चुनाव में क्या बीजेपी क्लीन स्वीप करती है, कांग्रेस कुछ हद तक उसे टक्कर दे पाएगी। मेरे साथ इस खास पेशकश में बिगले बस इतना ही। नमस्कार।